सभी को सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जय हिंद, जय भारत। टाइम है आपके पास या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी बात कह के जा रहा हूँ। अगर आप सब सुनना चाहेंगे तो सुन लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं जो कहूँगा वो ये कि बहुत ज़्यादा संभल कर चलने की ज़रूरत है। जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है बेरोज़गारी की वजह से, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप लोग बहुत संभल के चलें। ख़ास करके वो मिडिल और अपर क्लास के लोग जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, क्योंकि भारत में चारों तरफ क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और ख़ास करके यूपी में हर रोज़ किडनैपिंग हो रही हैं। अभी पिछले दिनों कानपुर में और उसके बाद गोंडा में किडनैपिंग हुई। गोंडा में तो उस बच्चे को वापस लाया गया, 4 करोड़ की फिरौती मांगा था किडनैपर्स ने, लेकिन उस बच्चे को पुलिस ने छुड़ा लिया। वो दूसरी स्टोरी है उसके ऊपर, वो नहीं बताऊंगा, लेकिन चलिए टाइम मिला तो बता दूंगा। लेकिन कानपुर में 30 लाख रुपया लेने के बाद भी किडनैपर्स ने संजीत को मार दिया। लोगों का मानना है कि इसमें पुलिस भी मिली हुई थी और पैसा पुलिस ने खाया है। लोगों का मानना है, मुमकिन है। खैर, अभी फिर से एक किडनैपिंग हुई थी, शायद गोरखपुर या ऐसे ही उसमें क्या बोलते हैं, गोंडा में। मैं बता देता हूँ, श्योर करके बता देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए समझने में। हाँ, गोरखपुर में, गोरखपुर वही BRD वाला, नहीं ऐसे नहीं, गोरखपुर वही जहाँ के सांसद महोदय ये कहते हैं, जो खुद प्रदेश के CM रहे हैं, वहाँ के सांसद रहे हैं वो खुद, यानी प्रदेश के CM जो ये कहता है कि सारे अपराधी प्रदेश छोड़ चुके हैं या तो मारे जा चुके हैं, उसके गृह जनपद में बच्चे का अपहरण होता है और उसके बाद उसको मार दिया जाता है। कोई नई बात नहीं है। यूपी में चारों तरफ क्राइम ही क्राइम है। गाज़ियाबाद में एक लावारिस बैग में एक लड़की की लाश मिली है। कुछ न्यूज़ और दे देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। कुछ न्यूज़ और देता हूँ, आपको पता तो होंगी लेकिन बताना ज़रूरी है। कानपुर में ज्योतिषी के अपहरण में भाजपा नेता गिरफ्तार, 2 साथी पकड़े गए। गोरखपुर में अपहरण के बाद 5वीं के छात्र की हत्या, 1 करोड़ की मांगी थी फिरौती। धार्मिक अनुष्ठान के फल खाने पर मासूमों को रस्सी से बांधकर बुरी तरह की गई पिटाई। एक मां अपने बच्चे के लिए रिक्वेस्ट कर रही है, 2 बच्चे गायब हैं, लेकिन एक वीडियो के ज़रिए वो मां लोगों से अपील कर रही है, लेकिन अभी तक उन बच्चों का कुछ पता नहीं चला है। कानपुर में बकरे को अरेस्ट किया गया है मास्क ना लगाने पर। मतलब ये कि पुलिस चोरी कर रही होगी बकरे को, किसी ने देख लिया होगा तो बता दिया, नहीं साहब हमने अरेस्ट किया है। सीधी बात है, पुलिस चोर है, बकरा चोर। पहले कंबल चोर थी, अब बकरा चोर हो गई है। गर्भवती महिला एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भागती रही पर किसी ने भर्ती नहीं किया, रास्ते में ही त्यागे प्राण। 8 अस्पतालों में भटकती रही एक गर्भवती महिला, लेकिन उन 8 अस्पतालों में उसे एडमिट नहीं किया गया। आखिर में उसकी जान चली गई। ये यूपी की बातें बता रहा हूं मैं। घर छोड़ने के बहाने गाड़ी में बिठाया, राजस्थान में 6 लोगों ने किया लड़की के साथ रेप। फर्श पर मरीज, कंधे पर ऑक्सीजन सिलेंडर, कोरोना संकट से बिहार के अस्पतालों का बुरा हाल। ये सब बताने की जरूरत क्यों पड़ी? गाजियाबाद में एक लावारिस बैग में एक लड़की की लाश मिली। प्रयागराज में अस्पताल से गायब हो गया था कोरोना मरीज, अगले दिन झाड़ियों में मिला उसका शव। बहरहाल
ये सारी चीज़ें जो हैं, अस्पताल में बिस्तर से गिरा कोरोना मरीज, ऑक्सीजन हटने से मौत। कानपुर पुलिस का कारनामा, किडनैपर्स को पकड़ने की जगह अगवा हुए युवक के भाई को दी 3rd डिग्री। खैर, इन सब बातों में नहीं जाऊंगा, सिर्फ आगाह करूंगा कि देश के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। ये मत समझना, किसी भाई के कमेंट्स मुझे नहीं दिख रहे हैं, अच्छा अभी दिखेंगे, सॉरी, मैं किसी भाई के कमेंट्स नहीं देख पाया था, मुझे याद नहीं था, मैं स्लाइड कर चुका था। खैर, सभी को वालेकुम अस्सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। तो हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, ये मत समझना कि ये आखिरी सिचुएशन है, हम आखिरी लेवल पर हैं और इसके बाद हालात हमें ख़राब नहीं होने हैं, इसमें सुधार नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, भारत में हालात में कोई सुधार आने की कोई गुंजाइश अगर करके आप बैठे हैं तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि भारत में हालात दिन ब दिन और बिगड़ना है, सुधरना नहीं है। इसलिए याद रहे, इन हालातों से निपटना सीख लीजिए, इन हालातों को ऐसे ही रहना है। 2019 चुनाव की बात मुझे याद आती है, हम लोग कुछ ऐसा करने की चाह रहे थे कि ये सरकार ना बने, यानी इसके लिए हम लोग हद से ज़्यादा गुजरने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सारी चीज़ें इसमें हुई थी, बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा तैयार हुआ था, बहुत कुछ हुआ, धोखा हुआ, ये वो बात, लेकिन हम लोगों का मेन मोटिव जो था वो ये था, इस सरकार को रोकना। पता है क्यों? आज के दिन के लिए। अगर आप ये कहते हैं कि साहब मुझे नहीं पता था कि हालात ऐसे हो जाएंगे, तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूं कि आपने कैसे नहीं समझा कि हालात ख़राब होंगे। इस सरकार को 2014 में सरकार आई है, 2014 के बाद से लगातार पोस्ट के ज़रिए, वीडियो रिकॉर्डिंग के ज़रिए, लाइव के ज़रिए, जैसे भी पॉसिबल हो सका है, हर बार ये बताने की कोशिश की गई है कि किसी भी हाल में इस सरकार को रोकना होगा, वरना देश ख़त्म हो जाएगा। लोग समझते थे हम लोग बेवकूफ़ हैं, हम लोग सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए आए हैं, हम लोग स्क्रीन पर अपने आप को देख करके खुश होते हैं इसलिए आए हैं। लेकिन शायद वो ये बात भूल रहे थे कि इन बातों से हम आगाह थे, इसीलिए हम आपको आगाह कर रहे थे। चाहे जो चुनाव रहा हो, ज़बरदस्त तरीके से उसका बाइकॉट या अच्छे कैंडिडेटों का साथ देने की अपील लगातार किया गया है, लेकिन आप लोगों के समझ में तब भी ना आया। आज आपके सामने सिचुएशन है, रेलवे स्टेशन, ट्रेन, प्लेन, एयरपोर्ट, बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल, सब कुछ बेच डाला इस सरकार ने। हद तो ये है कि जहाँ पर 26 जनवरी और 15 अगस्त में तिरंगा लहराता है, वो लाल किला भी अब सरकार की धरोहर तो है, लेकिन उस पर कब्जा किसी और का है, क्योंकि वो एक तरीके से ठेके पे दिया जा चुका है। देश में शायद ही ऐसी कोई चीज़ बची हो जिसको सरकार ये कह सकती है कि ये भारत के सरकार की धरोहर है। वालेकुम सलाम भाई। लेकिन आज भी हमारी आंखें बंद की बंद हैं, आज भी हम हिंदू और मुसलमान में पड़े हुए हैं, आज भी हम बहकावे में आ जाते हैं, आज भी हम उन लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको बरगलाने के लिए। अगर कोई हिंदू है और वो मुसलमानों के फेवर की बात कर ले वक्ती, तो सारे मुसलमान उस पर जान निछावर कर देते हैं, उसकी गहराई को नहीं समझते हैं। अगर कोई मुसलमान है और वो हिंदू के फेवर की बात कर ले, तो सारे हिंदू उसके फेवर में हो जाते हैं किसी भी हाल में। आपको ये समझना होगा कि हमारे फेवर में बात करने की वजह क्या है। हम तो सन 2011 में भी ऐसे ही थे, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 लगातार अपनी एक ही तरह की लैंग्वेज, एक ही तरह की भाषा से आप सब तक वो बात पहुंचाने में कामयाबी हासिल की हो या ना की हो, लेकिन कोशिश ज़रूर की। हाँ, कभी कुछ उतार चढ़ाव आते रहे लाइफ में, लोग आते रहे, जुड़ते रहे, हटते रहे, जुड़ते रहे, लोग आते रहे, जाते रहे, ये दुनिया है। हर इंसान के खुशी से तो हम हर काम नहीं कर सकते, इसलिए लोग जुड़ते हैं, लोग हटते हैं, लेकिन हम आज भी उसी जगह पर, उसी तरीके से और उसी स्पीड में काम कर रहे हैं जैसा कि हमने आपसे
कोरोना काल में कहा था, या लॉकडाउन काल में कहा था कि इस लॉकडाउन को ख़त्म होने के बाद सिलाई सेंटर का काम शुरू कर दिया जाएगा। और हमने ये भी कहा था, मुझे अच्छे से याद है, मैंने ये भी कहा था कि मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं हूँ जो सिर्फ बोल कर चला जाऊँ, जो कहा हूँ वो करके दिखाऊँगा। हाँ, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फ़िलहाल 10 सिलाई सेंटर के लिए मशीनें दी जा चुकी हैं और अभी और देने की कोशिश जारी है। आपको जानकर खुशी हो या ना हो, लेकिन उस परिवार को खुशी ज़रूर मिल रही है जिसके पास एक मशीन की वजह से आज खाने को अनाज मिल जा रहा है। हमारा क्या गया, चंद पैसे, लेकिन उसकी वजह से आज अगर एक परिवार की रोज़ी रोटी चल रही है तो मैं शुक्र भेजता हूँ उस परवरदिगार का जिसने हमें इस लायक बनाया है। मैं कैसे काम करता हूँ, मैं क्यों करता हूँ, मैं कैसे करता हूँ, मैं कब करता हूँ, मैं करता हूँ या नहीं करता हूँ, इस पर मत जाइएगा। अगर जाना ही है तो ज़रा ढंग से सोचिएगा कि 2011 से लेकर के आज तक 2020 तक यानी 9 साल से एक ही बात पर मैं क्यों डटा हुआ हूँ। बस सिर्फ एक ही बात पर डटा हुआ हूँ, वो ये कि आप सब एक हो जाएं, बटना बंद कर दें। एक ही बात पर डटा हुआ हूँ कि आप पॉलिटिशियन से दूर रहें, लेकिन शायद आपके अब भी 9 साल में ये बात समझ में ना आई, और अब नहीं आई है तो नहीं आएगी। अब एक राय देने आया हूँ, अपने बच्चों को संभाल कर रखना। घर से निकलते टाइम हाथ में मोबाइल या पर्स मत लेना। आसपास 4 आंखें करके चलना, कब कोई हमला कर दे और कुछ छीन ले कोई भरोसा नहीं है। और अगर यूपी में रहते हो तो तुमसे ज़्यादा डेंजर एरिया में कोई नहीं है। भारत में इस वक्त यूपी में रहने वाले जो लोग हैं, उत्तर प्रदेश में रहने वाले जो लोग हैं, वो किसी बड़े दिलेर से कम नहीं हैं। क्यों? क्योंकि यूपी में रहना बहुत बड़े जिगरे का काम है। अपराधियों के साथ सांस लेना, जो पता भी ना हो कि सामने वाला अपराधी है। पुलिस वाले ऐसे जो अपराधियों के साथ हों, उनके साथ जीना बहुत मुश्किल काम है। यूपी वालों का सम्मान किया करो, यूपी वालों का सम्मान किया करो, क्योंकि यूपी वाले अपराधियों के बीच में रह रहे हैं। हाँ, वो भी जाहिर है कि अपराधी हैं यूपी वाले भी, तभी तो रह रहे हैं। लेकिन ज़रूरत ये है कि आज भी अब आप एक जो नहीं हुए हैं वो एक हो जाइए। आप बताइए, 7 महीने हो चुके हैं इस कोरोना काल को। 7 महीने हमारे भारत में अब तक कितने अस्पतालों की नींव रखी गई है? कितने अस्पतालों की नींव रखी गई है? चलिए छोड़िए, कितने ऐसी जगह हैं, ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिन्हें अस्पताल के इस्तेमाल में लिया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि हमने लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए होटल लिए हैं, ये किया है, वो किया है। लेकिन आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि आपको अगर क्वारंटाइन किया जा रहा है किसी होटल में तो 1000 पर डे आपको देना पड़ रहा है। 1000 रुपये आपको पर डे देना पड़ रहा है उस होटल का किराया। तो जब किराया आपको देना है तो फिर इसमें होटल बुक सरकार ने कैसे किया है? खैर, ये अवसर है सरकार के लिए, और ये अवसर बना सकते हैं आप कैसे? इस समझदारी से कि आप आज के दौर को तौल लीजिए, आज के दौर को समझ लीजिए, आपके साथ कौन है और कौन नहीं है पता चल जाएगा। इस इतने लॉकडाउन में तकरीबन 14-15 हज़ार लोगों के 14-15 हज़ार परिवारों तक जिस तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मदद पहुंचाने की मैंने कोशिश की और पहुंचाया, उनमें से आज तक मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं जो लगातार अब भी आ रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक क्षमता होती है, एक लिमिट होता है, हर चीज़ का एक क्षमता होती है, उस क्षमता से काफ़ी ऊपर निकल चुका है, तो अब इतना पॉसिबल नहीं है। लेकिन उनको इनकार इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि आज नहीं तो कल वो मेरी निगाह में हैं, उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उनको परमानेंट सोल्यूशन दिया जाएगा। मेरे पास वो लिस्ट भी मौजूद है उन 15,000 लोगों में से जो परमानेंट सोल्यूशन जिनको ज़रूरत है। कुछ लोग तो उसमें ऐसे थे जो सिर्फ टेम्परेरी परेशान हुए थे, उसके बाद वो हालात उनके ठीक हो गए। लेकिन बहुत सारी फैमिली ऐसी हैं
जिनके पास परमानेंट सोल्यूशन बहुत ज़रूरी है, उनके पास परमानेंट खाने के लिए नहीं है। इसका इंतज़ाम बहुत ज़रूरी है, जिस पर सरकार को गौर करना चाहिए, उस पर सरकार ने गौर नहीं किया। खैर, हम सरकार की बात ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि भारत में सरकार नामक कोई चीज़ नहीं है। ये गलती आप सबकी है। आप सब आज भी अगर आंखें नहीं खोल रहे हैं तो तकलीफ़ की बात है। थैंक यू वरुण भाई। जय हिंद, भीम आर्मी, जय भीम आर्मी, जय भारत। लेकिन अब बात करते हैं हम उस चीज़ की जो भारत में भारतीयों के लिए बड़े सम्मान की बात है, और भारत के लोग बड़े सम्मान से उसका नाम लेते हैं, जिसका नाम भारतीय संविधान है, कानून है। देखिए, आज के दौर में भारतीय संविधान अलग चीज़ है और कानून अलग चीज़ है। क्यों कह रहा हूँ ये? आज आज अदालतें संविधान को फॉलो नहीं कर रही हैं, किसी भी हाल में फॉलो नहीं कर रही हैं। डॉक्टर कफील खान नामक एक व्यक्ति, जिसको आप जानते होंगे, वो जेल में है, बेकसूर है, ये सबको पता है। जज ने तारीख पे सुनवाई करने से पहले तारीख घोषित कर दी है, तारीख पे तारीख। उसके बाद ये कहा जाता है कि भारत में इतने केस पेंडिंग पड़े हैं। पेंडिंग पड़े होने की वजह क्या है? आखिर क्यों जिस केस को बहुत जल्द फैसला सुनाया जा सकता था, उसको तारीख क्यों बढ़ाई जा रही है? आखिर क्या वजह है जो एक डॉक्टर पर एनएसए लगा करके उसे देश की सुरक्षा को खतरा बता करके जेल में डाल दिया जाता है, और उसकी सुनवाई करने के बजाय उसको तारीख दी जाती है? साफ जाहिर है कि आज का कानून संविधान से नहीं चलता है। आज के जज, अदालत, ये सब संविधान से नहीं चलते हैं। आज सब कुछ सत्ताधारी पार्टी के नेताओं से चलता है। भारत सरकार के तमाम लोग ऐसे हैं जिन पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, लोगों में भ्रम फैलाने का मुकदमा होना चाहिए, जिनको जेल में होना चाहिए, वो आज मंत्री बने बैठे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि एक भारत के बहुत बड़े बिजनेसमैन, आदाब भाई, मैं ठीक हूँ, वालेकुम सलाम। आज मैं जानना चाहता हूँ कि भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन जो बनने की होड़ में हैं, बाबा रामदेव, उन्होंने जिस तरीके से टेलीविज़न पर, इंटरनेशनल टीवी पर बैठ करके अपने कोरोनिल दवा का बखान किया था और उनका साथ दिया था भारत की मीडिया ने, ये भारत के साथ एक बहुत बड़ा धोखा था। ना कि सिर्फ भारत के साथ, बल्कि ये पूरे दुनिया के साथ बहुत बड़ा धोखा था। कोरोना की दवा हमने बना ली है, इस टाइम ये कह देना पूरी दुनिया के साथ धोखा है। लेकिन अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? जिस देश में एक डॉक्टर पर सिर्फ इसलिए कार्रवाई हो जाती है क्योंकि उसने एक कानून को मानने से इनकार कर दिया था, उस देश में इतनी बड़ी आपदा आने पर जो इंसान झूठ फैला रहा है, फरेब फैला रहा है, धोखा दे रहा है, उसे आज़ाद छोड़ दिया गया है बिजनेस करने के लिए। मैं जानना चाहता हूं उन मंत्रियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कोई कह रहा है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से कोरोना दूर होगा, कोई कह रहा है कि भाभी जी पापड़ खाने से दूर होगा, कोई कह रहा है गौमूत्र, कोई कह रहा है गोबर खाने से कोरोना दूर होगा। आखिर भ्रम फैलाने के जुर्म में इन पर कार्यवाही बनती है या नहीं? सोचने की बात यह है कि आज के दौर में जब इंसान को सही इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंचाने की सख्त ज़रूरत है, उस दौरान हम आएँ और आपसे ये कहें कि साहब फला चीज़ हम बेच रहे हैं और ये खाने से कोरोना दूर हो जाएगा, हम करोड़ों का बिजनेस कर लें इसके ऊपर, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि इस पर कार्रवाई की जाए? भाभी जी पापड़ हो, गौमूत्र हो, गोबर हो, हनुमान चालीसा हो, कुछ भी हो, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये भारत में भ्रम फैलाने के लिए जो चीज़ें हैं, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? एक दवा बना करके फरेब और धोखा किया जा रहा था पूरे भारत के साथ ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के साथ। भारत ने इस पर कानून कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि ये सब मिलीभगत हुई। आज के दौर में ये कहना गलत होगा कि भारत में कानून नामक कोई चीज़ है, संविधान नामक कोई चीज़ है। अगर संविधान नामक कोई चीज़ है तो इनके ऊपर सबसे पहले, इस मुसीबत में भ्रम फैलाने के लिए सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन नहीं, इन पर कार्रवाई नहीं बल्कि इनको शाबाशी दी जा रही है। इनके साथ मीडिया जुड़ी हुई है। आज तक भारत की मीडिया वही कार्य कर रही है जो अभी तक करती आई है। आज अमीश देवगन की हेडिंग है कि मंदिर वहीं बनवाएंगे, दुश्मन देखता रह जाएगा। कमाल है,
और फोटो लगा रखा है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का। समझ में नहीं आता है कि हमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मतलब क्या है। हम अपने देश में मंदिर बनवा रहे हैं तो पाकिस्तान हमारा क्या उखाड़ लेगा। लेकिन नहीं, हमारे हिंदू भाई जो नादान हैं, जो बेवकूफ़ हैं, जो समझते नहीं हैं, जो जज्बाती हैं, उनको पटाने के लिए उनके अंदर दिमाग में गोबर नामक जो चीज़ भरी हुई है उसको और ज़्यादा उबालने के लिए ये कहा जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ हिंदू भाइयों से कि क्या पाकिस्तान की इतनी औकात है कि वो आकर के अयोध्या में मंदिर बनने से रोक ले? नहीं ना। तो फिर ये लाइव डिबेट करने का मतलब क्या है कि दुश्मन देखता रह जाएगा और हम मंदिर बनवा लेंगे। एक जगह पर मैंने ये नहीं देखा कि दुश्मन देखता रह जाएगा और हम कोरोना से निपट लेंगे। हम हॉस्पिटल बनवाएंगे, हम डॉक्टर्स रखेंगे, हम वेंटिलेटर्स खरीदेंगे। है कोई खबर अगर तो मुझे बताइए कि आज भारत ने 5000 वेंटिलेटर खरीद लिए और पाकिस्तान देखता रह गया? नहीं। हाँ, भारत में राम मंदिर का, भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है और सारी दुनिया उसको देखती रह जाएगी और हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये है हमारे पास। ये नहीं कहा जा रहा है कि आज हम वेंटिलेटर खरीदने जा रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है और हम वेंटिलेटर खरीद के लाएंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। नहीं साहब, ना, कोई नहीं कह रहा है कि साहब हम हॉस्पिटल की नींव रखने जा रहे हैं और सारी दुनिया देखेगी, हम इतना बड़ा हॉस्पिटल बनवा देंगे कि सारी दुनिया के लोग यहाँ इलाज कराने आएंगे। क्या है कुछ ऑप्शन इसके लिए? वालेकुम सलाम भाई। है कहीं इसके लिए कोई जगह? नहीं है। मैं वो बात ही नहीं करूंगा कि आज क्रिमिनल्स आज़ाद हैं। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि क्रिमिनल्स आज़ाद हैं, बल्कि मैं ये कहूंगा कि क्रिमिनल के हाथों में सरकार है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सरकार के अंदर मुजरिम हैं, बल्कि मैं ये कहूंगा कि सरकार ही मुजरिम है। मैं ये नहीं कहूंगा कि देश को हिंदुओं से या मुसलमानों से खतरा है। मैं ये कहूंगा कि देश मिटाया जा चुका है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आज देश में हॉस्पिटल की ज़रूरत है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि आज इस वक्त जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, है नहीं अब, क्योंकि अब हम कुछ कर भी नहीं सकते। अब अगर हॉस्पिटल बनाने की नींव डाल भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसको बनाते बनाते हम लगाएंगे 17-18 साल और उसके बाद वो 29 दिन में गिर जाएगा, जैसे बिहार का पुल गिरा था। 8 साल लग गए उस पुल को बनने में। उद्घाटन हुआ और वो 29वें दिन गिर गया। क्या हमारे पास कोई एक ऐसी चीज़ है जो हम फ़ख्र से कह सकें कि हाँ, हमारे पास ये चीज़ है और सारी दुनिया देख रही है? एक चीज़ थी हमारे पास, अपना भाईचारा। हम अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ एकजुट होकर के मिलकर रहते थे। हम होलियों में रंग खेला करते थे। जय हिंद अख्तर भाई। हम होलियों में रंग खेला करते थे, दिवालियों में दीप जलाया करते थे, ईदों में सेवई खाया करते थे, गले मिला करते थे। वालेकुम सलाम भाई। लेकिन आज हम चाहते हैं कि दिवाली में दीप न जलाएं लेकिन किसी का घर जला दें। हम चाहते हैं कि होली में हम रंग से होली न खेलें लेकिन किसी के खून से होली ज़रूर खेल लें। हम चाहते हैं कि ईद में हम गले तो ना मिलें लेकिन किसी के पीठ में छुरा ज़रूर भोग दें। हम आज वो भारतवासी हैं जो सिर्फ और सिर्फ तबाही के रास्ते पर निकल चुके हैं। हम स्वार्थी नहीं कहेंगे आपको, हम ये नहीं कहेंगे कि हम भारतवासी स्वार्थी हो गए हैं। यकीन जानिए, अगर हम स्वार्थी हो गए होते तो हम तरक्की कर गए होते। अगर हम स्वार्थी हो गए होते तो हम अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहे होते। अगर हम तरक्की कर गए होते, अगर हम स्वार्थी होते तो हम ये सोचते कि हमारे बच्चों के लिए हॉस्पिटल नहीं है, इस बार हम वो विधायक चुनेंगे जो हॉस्पिटल बनवाएगा। अगर हम स्वार्थी होते तो हम ये सोचते कि हमारे परिवार के बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, हम उस विधायक को चुनेंगे जो स्कूल बनाएगा। लेकिन हम स्वार्थी बिल्कुल नहीं हैं, बिल्कुल नहीं है हम स्वार्थी। हम निहायत ही बेवकूफ़ हैं, सीधी सी बात है। मैं ये नहीं कहूँगा साहब मैं बड़ा होशियार हूँ और सब बेवकूफ़ हो आप, नहीं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं होशियार हूँ आप बेवकूफ़ हो। मैं सीधी बात ही जानता हूँ, हम सब बेवकूफ़ हैं। अगर हम बेवकूफ़ ना होते तो भारत आज इस दौर में ना जी रहा होता जिस दौर में जी रहा है। जिस वक्त हमें दुनिया को ये दिखाना चाहिए था कि हमारे पास हॉस्पिटल हैं, हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं, हमारे पास वो हर चीज़ है जो अपने भारतवासियों को इस मुसीबत से बचा सकती है, उस वक्त हम ये दिखा रहे हैं कि साहब हम तो मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जो करना है कर लो। खैर,
क्या दीवाने का ख्वाब देख रहे हो भाई? नहीं, ख्वाब देखना ज़रूरी है। अगर ख्वाब देखेंगे नहीं तो उसे पाने की कोशिश नहीं करेंगे, इसलिए ख्वाब देखना बहुत ज़रूरी है। खैर, आज के दौर में जब हर आदमी एक दूसरे को खाने को नोचने को दौड़ेगा, जब 50-50 रुपए के लिए हत्याएं होंगी, जब 100-100 रुपए के लिए पूरे परिवार को जहर दे दिया जाएगा, उस दौर में अपने आप को सुरक्षित महसूस करना बहुत बड़ी बात है। आज आपके पास न पुलिस है, न सरकार है, न देश हित में काम करने वाले लोग हैं। सीधी सी बात है, आज आपके पास सिर्फ और सिर्फ आप हो। ये बात हो सकता है लोग बहुत लाइट ले रहे हों, अरे यार बकता रहता है, लेकिन यकीन जानिए अपने आसपास देख लीजिएगा, अपने आसपास देख लीजिएगा, अपना हिसाब देख लीजिएगा। इतने लोग करते हैं, इतने लोग मैसेज करते हैं, पूछो मत। हर वक्त मैसेज आते रहते हैं हर किसी को मदद के लिए, लेकिन हर चीज़ का एक अपना लिमिट होता है। उस लिमिट पे आके सब कुछ ख़त्म हो जाता है, और वही हर इंसान पर लागू होता है। आज के दौर में जिस तरीके से परेशानी आपके सर पे चढ़ के बोल रही है ना, मैंने आप सबसे पिछले लाइव में कहा था कि 1 महीना रुक जाइए, 1 महीने के बाद आप हालात देखिएगा देश के। 2-4 दिन बीते हैं, इस 1 महीने में आप देखिएगा। अगस्त महीने में आपके पास 35-40 लाख कोरोना पॉजिटिव लोग होंगे। 35-40 लाख। आपका घर से निकलना बंद कर दिया जाएगा, भूखे मरोगे। गली मोहल्ले में निकलोगे तो क्रिमिनल्स आपका स्वागत करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आज के दौर में अगर हम किसी को मार करके 100 रुपये छीन रहे हैं और 50 रुपये पुलिस वालों को दे रहे हैं तो हमारा हो जाएगा। 50% कमीशन पुलिस वालों का बनता है। कानपुर में जो बकरा अरेस्ट किया गया है, क्या आप समझते हैं कि वो बेवकूफ़ी थी? नहीं साहब, ये नफ़रत थी। एक बकरे को अरेस्ट करना बेवकूफ़ी नहीं थी, ये नफ़रत थी। किससे नफ़रत थी? मुसलमानों से नफ़रत थी। उनको पता था बकरा ईद है, जाहिर सी बात है इस बकरे को कोई ख़रीद के लाया होगा कुर्बानी के लिए। इस बकरे को चुराने के चक्कर में पुलिस वाले आए होंगे, चोरी करके ले गए होंगे। मुझे पूरा भरोसा है यूपी पुलिस पे कि वो चोरी करने आए होंगे। जैसे कंबल चोरी किया था लखनऊ से घंटाघर से कंबल चोरी किया था, और कई जगह CFL चोरी करते पकड़े गए हैं ये, है ना। तो ये चोर जो हैं बकरा चोरी करने आए थे, और बकरा चोरी करने के बाद किसी ने देख लिया होगा, CCTV कैमरे में आ गए थे, इस वजह से बाद में बोल दिया साहब वो तो मास्क नहीं लगाया था इसलिए अरेस्ट कर लिया। वरना आप सोच सकते हैं कि हमारी सोच कितनी घटिया हो चुकी है। एक बकरा बग़ैर मास्क लगाए घूम रहा है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। आप सोच सकते हैं कि नफ़रत किस कदर भरी हुई है। या तो चोरी करने आए थे और या तो नफ़रत थी मुसलमानों से। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत में मुसलमानों से नफरत करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि पीठ में छुरा भोंकने वालों की तादाद और ज़्यादा हो गई है। आपके मुंह पे भले ये कह दिया जाए कि हिंदू मुसलमान एक है, लेकिन याद रखना वो तुम्हारे कटे पर सिर्फ और सिर्फ नमक लगा सकते हैं और कुछ नहीं करेंगे। देख लीजिएगा इस बात को। खैर, मस्त रहिए और कोशिश करते रहिए कि अपने आप को बचा सको। आज के दौर में तरक्की बहुत दूर की बात है साहब। आज के दौर में भारत के लोग तरक्की नहीं कर सकते हैं। हाँ, अपने आप को बचा लें, ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तरक्की तो सिर्फ अंबानी अडानी कर सकते हैं। 5वें नंबर पर आ गए हैं दुनिया में, 10 में भी नहीं थे, 100 में भी नहीं थे 7 साल पहले, ये 5वें नंबर पर आ गए हैं। भारत 45 सालों के निचले स्तर पर है और भारत का ही एक बिजनेसमैन जो सरकार चला रहा है वो दुनिया के 5वें नंबर पर है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। लगे रहिए, मज़ा करते रहिए। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन आगाह करना हमारा फ़र्ज़ है, इसलिए आगाह कर रहा हूँ। तबाही अभी शुरू हुई है, इसे ख़त्म मत समझो। अभी तो शुरू हुई है, अभी बहुत वक्त इस तबाही को आपको झेलना है। अपनी कमर कस के खड़े हो जाओ इस तबाही को निपटने के लिए। बाकी सब कुशल मंगल है। जय हिंद, जय भारत।